अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, इमरान खान की जानिब से ईद के बाद अब एहतजाजी तहरीक के लिए पार्टी रहनुमाओं पर दबाव भी बढ़ाया जा रहा है और ये हिदायत भी वाज़ेह कर दी गई हैं कि जिन रहनुमाओं में प्रेशर बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है वो खुद ही अपने ओहदों से अलग हो जाएं। गुज़श्ता रोज भी एक्स पर पैगाम जारी करते हुए पैट्रन इन चीफ इमरान खान कहते हैं कि पार्टी के तमाम ओहदेदारान को ये पैगाम है कि जिसमें भी दबाव को बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है वो खुद ब खुद अपने ओहदे से अलहदा हो जाए और अपनी जगह पर उन्हें मौका दे, उन लोगों को मौका दे जो इस सूरत हाल में इन कंडीशंस में प्रेशर को बर्दाश्त करने का ज्यादा हौसला रखते हैं। लिहाजा कम हौसला रखने वाले ओहदेदारान बराए मेहरबानी खुद ही पीछे हट जाएं ताकि उनकी जगह पर हम दलेर और नजरियाती वर्कर्स को जगह दें, नए चेहरों को लेकर आए जो कानून और आइन की बालादस्ती और हकीकी आजादी के लिए डट कर खड़े भी हो सकें। और खुद एहतजाजी तहरीक को लीड करने का ऐलान भी किया खान साहब ने। कहा कि मैं खुद जेल से बतौर पार्टी सरबरा इस एहतजाज की क़यादत करूंगा और मैंने पूरी पार्टी को यह पैगाम दिया है कि मुल्क गिर अवामी एहतजाज की तैयारी रखें, जबकि दीगर अपोजिशन जमातों को भी वो एहतजाज में शिरकत की दावत दे रहे हैं। और आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान कहती हैं कि जब से एहतजाज की कॉल दी गई है हर तरफ ये खबरें चल पड़ी हैं कि इमरान खान 5 जून को रिहा हो रहे हैं। अपने इस बयान की वजाहत देते हुए अलीमा खान कहती है कि मैंने एक बयान में कहा था कि बातचीत हमेशा कुछ लो और कुछ दो पर होती है। टेबल पर बैठने के लिए लोग कुछ लचक का मुजाहरा करने के लिए कह रहे हैं। मुज़ाकरात करने वाले क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि बानी सब कुछ तर्क कर दें, छोड़ दें। साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि बानी पीटीआई से ये भी कहा जा रहा है कि इस हुकूमत को तब्दील करें और कबूल करें और 9 मई पर मुआफी भी मांगे। ये सारी सूरत हाल है। कहा यह जा रहा है कि खान साहब को ये प्रेशर देने की कोशिश की जा रही है कि इस हुकूमत को कबूल कर लें, आईनी हुकूमत है ये। और ये एक बार नहीं कहा गया, ये तकरीबन 3 बार कहा गया है। जो खुफिया मुलाकातों की बातें अक्सर हो रही होती हैं उन मुलाकातों में भी ये बात खान साहब से कही जाती है, लेकिन खान साहब मानते नहीं है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें पीटीआई के सीनियर रहनुमा शेब शाहीन साहब ने ज्वाइन किया। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर। अब जो एहतजाज होगा जिसको खुद खान साहब ने कहा है कि एज ए पैट्रन इन चीफ वो खुद उसको लीड करने जा रहे हैं, इसकी जो हिकमत अमली है बड़ी दलेराना होगी। जो लोग हौसला नहीं रखते, सूरत हाल जैसे पहले डेवलप हुई इलेक्शन में, इलेक्शन के बाद जिस तरह भी हुकूमत करती है ये वाली हुकूमत, उन सारे टैक्टिक्स को बर्दाश्त करना होगा। जो भी हथकंडे हुकूमत इस्तेमाल करती है उन सब को बर्दाश्त करना होगा। इतना मजबूत जो होगा वो सामने आए, बाकी लोग साइडलाइन हो जाएं। क्या कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? आने वाले दिनों में हम देखेंगे कुछ लोग हटते हुए नजर आएंगे। देखें, खान साहब ने तकरीबन सभी को ये मैसेज दे दिया है जी, और उनको खुद एहतसाबी का मौका भी दे दिया है। अगर कोई नहीं काम करना चाहता या साइडलाइन होना चाहता है हो जाए, लेकिन अगर कुछ समझता है कि नहीं मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ, मैं खड़ा था और खड़ा रहूंगा, तो मेरा ख्याल है कि अभी कोई जल्दी कोई तब्दीलियां होने वाली नहीं है। अच्छा, इसलिए कि जो लोगों ने तो वो 9 मई के बाद 2023 के बाद से लेकर इलेक्शन तक वो सब भागे थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भागेगा या कोई साइडलाइन होगा। मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादातर कोई ऐसी कोई तब्दीली आएगी। लेकिन एक बात तय है कि खान साहब ने इसका बेड़ा खुद अपने हाथ में रखा है और कहा है कि लीड और क़यादत वो अपने हाथ में रखेंगे और उसको अमल दरामद सलमान अकरम राजा कराएंगे और उसके अलावा उनके ब्याह पे उमर अयूब साहब उसको लीडिंग रोल होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बड़ी वाज़ेह कर दी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान की तमाम मुहिब वतन ताकतों को, जमहूरी ताकतों को और तमाम आवाम को, कौम को, पब्लिक को और वर्कर्स को ये एक पैगाम दे दिया है कि इस मुल्क में अगर हकीकी आज़ादी हासिल करनी है, अगर जमहूरी आज़ादी, जमहूरियत को आप चाहते हैं कि हकीकी जमहूरियत आगे आए, लोगों के फैसलों को लोगों के ऊपर ठोंसा ना जाए और लोगों के रिजेक्टेड लोगों को मुसल्लत ना किया जाए और कानून और आइन की जिस तरीके से पामाली हो रही है और ये चाहते हैं कि ना हो, और अदलिया को जिस तरह जुडिशल सरेंडर के जरिए बिल्कुल बांदी बना के रख दिया गया है, और अगर आप चाहते हैं कि अदलिया आज़ाद हो तो उसके लिए अवाम को अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठना पड़ेगा। और जब तक अवाम अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि ये अवाम का हक है कि हक हुक्मरानी उसका है कि जिसको वोट देते हैं बाकी उधर वहीं गिना जाए। ये अवाम का हक है कि अदलिया आज़ाद हो, ये अवाम का हक है कि कानून की हुक्मरानी हो। तो ये अवाम की, एक कौम की ये एक हक है जिसके हकीकी नुमाइंदे हम हैं पीटीआई वाले,
या जिसके हकीकी नुमाइंदे इमरान खान साहब हैं। बाकी तो ये सारे कठपुतली हैं जिनके पास ना पॉलिटिकल स्पेस है, जिनको लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, और ना उनके पास कोई बयानिया नैरेटिव है, और ना ही उनके पास कोई लीडरशिप बची है जिसके ऊपर पब्लिक ट्रस्ट करती हो। आपने देख लिया है समरियाल का इलेक्शन, जी। अगर वहां भी जिस तरीके से उन्होंने झूठ, फ्रॉड, बेईमानी और 8 फरवरी से भी ज्यादा बदतरीन किस्म की धांधली करके अगर इनको इलेक्शन जीतना पड़ता है, और इसके बावजूद कि वहां फौजियों की सबकी तस्वीरें लगाई गई मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो मेरा ख्याल है उनको समझ आ जानी चाहिए कि इस मुल्क में जुल्म के निज़ाम को, जबर के निज़ाम को और झूठ के निज़ाम को ज्यादा देर के लिए आप नहीं चला सकते। ठीक। लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है सर अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये भी इस कड़े वक्त में बड़ी अहम और बड़ी बात है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब जो मूड नज़र आ रहा है खान साहब का, वो यही है कि जो भी ऑफर्स उनको की गई हैं आज से पहले, वो बेहतर जानते हैं कि कितनी की गई हैं, हम तक तो खबरें उस तरह से नहीं पहुंचती। तो अब जो इस हुकूमत को कबूल करने की ऑफर है, जो 9 मई पर मुआफ़ी की ऑफर है, उसको तो रिजेक्ट किया जा चुका है, ये बात तो वाजे हो चुकी है। लेकिन अब जो मूड जारहाना अंदाज हम देख रहे हैं, इसमें बैरिस्टर गौहर को पीछे करना और उमर अयूब को आगे लेकर आना, सलमान अकरम राजा को आगे लेकर आना, इससे ये साफ वाजे तौर पर जाहिर होता है कि उस क़यादत पर खान साहब को इतना क्या ट्रस्ट नहीं है, उनके तरीक़ाकार को वो पसंद नहीं करते, जिस तरह से वो लीड करते हैं, चेयरमैनशिप को संभाले हुए हैं, उससे कुछ इख्तलाफात हैं क्या खान साहब को सर? देखिए, ये एक इन्फ्रेंस या इम्प्लाइड इन्फ्रेंस ड्रा कर रही हैं आप, या इम्प्लाइडली कहा जा सकता है, मगर मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। अच्छा। खान साहब को पता है कि किस में कितनी कैपेसिटी है लीड करने की और किस में नहीं है, तो उन्होंने इसलिए इसके लिए उन्होंने कहा है। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हमें अपनी सर्वाइवल के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, ये बात नहीं है। देखें, पाकिस्तान और पीटीआई, पाकिस्तान का जी। ये तो आज सिचुएशन ये है कि हम खुद, जो पीटीआई है वो पाकिस्तानी कौम के दिलों में बसती है, इसलिए कि पाकिस्तानी कौम पीटीआई के साथ खड़ी है। तमाम तर जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत के बावजूद आज 3 साल बाद एक टेस्ट इलेक्शन हुआ पीपी 152 का, समरियाल वाला। उसमें भी अगर आपको वो झूठ, फ्रॉड, बेईमानी के जरिए ही जीतना पड़े, तो फिर मेरा ख्याल है इनको शर्म आनी चाहिए। इस तरह 17 सीटों के साथ इक़्तिदार पे काबिज शोबाज जो बैठा हुआ है, और जिस तरीके से मरीम नवाज टिकटॉकर के जरिए चला रही है अपनी हुकूमत, आज सिचुएशन ये है कि आपका किसान जो है जी। वो रुल गया है। आज आपकी जो देहात में रहने वाला, बसने वाला एक आम जो शहरी है, उसके खाने को कुछ नहीं है। वो जो कुछ उसने आज बोया है उसका डबल ट्रिपल नुकसान करके वो बैठा हुआ उसको है, हो वो गया क्यों कल बिल्कुल। वो बोएगा। इसी तरह आप देखें, जो पीपल्स पार्टी चीख चिल्ला रही है, ये तो उनके इत्तेहादी हैं ना, हमारे लिए तो नहीं है। तो फिर उनके इत्तेहादियों को भी वो कह रहे हैं कि हमें इसलिए वोट नहीं मिले कि मुस्लिम लीग नून का साथ देने का हमें नुकसान हो रहा है। चलिए, अच्छी बात है, ये भी तो सर आज उनको टाइमली पता चल गया है, क्योंकि इन्होंने बड़ी कन्नी कतराने की कोशिश की है और शर्मिंदा शर्मिंदा से इत्तेहादी रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन जो समड़ियाल का इलेक्शन है पीपी 52 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद जो इख्तलाफात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हुए हैं, फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई रास्ता इख्तियार नहीं करती। वो ये कहते हैं कि हम नहीं चाहते जमहूरियत डीरेल हो, इसलिए हम इनके साथ चलते जा रहे हैं, चाहे ये किसी खाई में गिर जाएं, चाहे किसी अंधे कुएं की नजर हो जाएं, लेकिन हम इनके साथ है क्योंकि हम नहीं चाहते कि डेमोक्रेसी को हम डीरेल करें। देखिए, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि ये इनकी नूरा कुश्ती है, ये झूठ बोलते हैं दोनों पार्टियां। दूसरी बात यह है कि ये आपको याद होगा कि इलेक्शंस से पहले बिलावल भुट्टो बड़ी बातें कर रहा था कि नहीं जी, फेयर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, हर किसी को फील्ड मिलना चाहिए जी। लेकिन क्या हुआ, जरदारी साहब आते हैं, उनकी वो जरा मरोड़े जाते हैं, और वो आकर कहते हैं कि नहीं जी, बिलावल तो बच्चा है, इसको तो टिकट भी मैंने देनी है, और उसके बाद वो झाग की तरह बैठ जाते हैं सारे। ये इसी नौकरी पे काम करेंगे क्योंकि इनके पास पॉलिटिकल स्पेस खत्म हो चुकी है। इनको उसी तरह, जिस तरह खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये वो रस्सी से लटके हुए हैं, इनको पता है कि रस्सी को जरा सा छोड़ा, एस्टैब्लिशमेंट से पीछे हटे, तो ये इनकी लाइफ लाइन खत्म हो जानी है, इन्होंने धड़ाम धड़ाम से गिर जाना है। तो इनकी जिनकी पॉलिटिकल स्पेस ना हो, तो जो उमरकोट में उन्होंने फ्रॉड किया पीपल्स पार्टी ने,
वही फ्रॉड समड़ियाल में मुस्लिम लीग नून ने किया। बात यह है कि इनके पास कुछ भी बाकी नहीं बचा और ये वोट को इज्जत दो के नारा सिर्फ नारे की हद तक रह गया। और उसके बाद इन्होंने जिस अंदाज से अपने आप को इस झूठ और मकर के साथ शामिल किया हुआ है और पूरी अय्याशियां दोनों पार्टियां मिलकर कर रही हैं, खा वो उसमें इंक्लूडिंग MQM, ये इनके पास सब कुछ खत्म हो चुका है। इनके पास कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। ठीक है, जिस दिन इन्होंने जिन्होंने रस्ते को छोड़ा, एस्टेब्लिशमेंट से साइडलाइन हुए, उस दिन इनकी लाइफ लाइन खत्म हो जानी है। इसलिए ये इनकी मजबूरी है। ये जितना धोखेबाजी करें, ये जितनी बातें करें, जितना इख्तलाफी बातें करें, इन्होंने कुछ भी नहीं करना, इसी तनख्वाह पे रहना है और इसी तनख्वाह पे काम करना। अच्छा शुएब साहब, हम बात करेंगे अल-कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से भी, जो कल उसकी तारीख है, लेकिन सबसे पहले जो आपने अभी बात की ना कि जो उमरकोट में हुआ और जो समड़ियाल में हुआ, अगर वोट दे रहे हैं लोग, एक सर्टन पार्टी को सपोर्ट करें, एक सर्टन कैंडिडेट को सपोर्ट करें, चाहे हम आज़ाद उम्मीदवार की बात करते हैं, वहाँ पर 80% लोगों ने वोट उसको कास्ट किया है। जब डब्बे खुलते हैं, काउंटिंग होती है, तो हालात बिल्कुल ये डिफरेंट होते हैं। तो वहाँ की जो आवाम है, जो वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन तक आती है और अपनी राय, अपने नुमाइंदे को चूज करने का अपना राइट यूज करती है। आपकी सर, आपको आवाज आ रही है? शेब साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी, आप सुन पा रहे हैं। ठीक, मैं बात कर रही हूँ कि जिस तरह से आपने उमरकोट के इलेक्शन का जिक्र किया और समड़ियाल के इलेक्शन का जिक्र किया कि अवाम जिस कैंडिडेट को वोट दे रही है, उस डब्बे से वो वोट निकल ही नहीं रहा, तो फिर अवाम क्या सोचेगी? अपनी राय दही को, अपने कानूनी हक को इस्तेमाल करने पर अवाम का मोराल क्या होगा कि वो जाते हैं किसी कैंडिडेट को वोट करने के लिए, उसको सिलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए, लेकिन वहां से तो वो हार जाता है। तो सर, इस तरह से किस तरह से हम एक आजादाना राय को चूज करके, अपने हक राय दही को इस्तेमाल करके हम जमहूरियत को बहाल करने की बातें करते हैं? देखिए, जमहूरियत तो ये चाहते नहीं है। जमहूरियत का मकसद तो लोगों के, अवाम के फैसले को तस्लीम करना है। तो ये जमहूरियत के तो ये डाकू हैं। ये कच्चे के डाकू के की तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये पक्के के डाकू हैं। इन्होंने तो, जिसको कहते हैं ना कच्चे के डाकू, तो फिर भी शर्म वाले हैं, जा करके वो जंगलों में फिरते हैं। ये सब की आंखों के सामने अवाम के वोट और मैंडेट पे डाका डालते हैं। बात ये है कि जमहूरियत की खिदमत कोई नहीं कर रहे हैं। ये हर लिहाज से ये जमहूरियत पे शब खून मार रहे हैं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि लोगों को ये मायूस करने की कोशिश कर रहे हैं जी, लेकिन पब्लिक मायूस नहीं हो रही। अच्छा, वो ये समझती है, उनको यकीन था कि इन्होंने इसमें फ्रॉड करना है, बेईमानी करनी है, दो नंबरी करनी है, लेकिन और हमारे पास इंतखाबी निशान अभी तक उस करप्ट इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। बिल्कुल। इस सब कुछ के बावजूद लोग निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, जौक दर जौक निकलते हैं, अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हैं, वोट देते हैं और अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं। सही। और उसके बाद भी उनको पता है कि ये फ्रॉड करेंगे। ये चाहते हैं कि इसके बदले में कौम मायूस हो जाए, वो जाकर घर में बैठ जाए, वो बाहर ना निकले। वो लोग ऐसा नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कर रहे। किसी भी तहजीब याफ्ता सोसाइटी में, मुआशरे में, मुल्कों में वोट के जरिए एक पुरअमन इनकलाब होता है, जो एक से ज्यादा मरतबा पाकिस्तान में आ चुका है। लेकिन फ्रॉड, झूठ, बेईमानी, चोरी, डाका जनी वो जारी सारी है। इस तरीके से मुल्क आगे नहीं जाते, मुल्क पीछे जाते हैं। अच्छा, जो केस की मैं बात कर रही थी उस वक्त आपको आवाज नहीं आ रही थी, अल-कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से जो अब तारीख है, अगर कल ये केस नहीं सुना जाता तो ये कहा जा रहा है कि ये अब सितंबर तक चला जाएगा। सर, आप बताइए कि अब क्या प्रोसीडिंग होंगी? आपको लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है कल के हियरिंग से? देखिए, इंसाफ का तकाजा तो यह है कि कल जमानतें मिल जानी चाहिए। अच्छा, लेकिन इंसाफ इस मुल्क में है या नहीं है, वो कल पता चलेगा। जजेस जो इस वक्त जिनके हाथों में कंट्रोल दिया गया है, वो टोटल कंप्रोमाइज हो चुके हैं। उन्होंने जुडिशियल सरेंडर कर दिया है। उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिशमेंट और एग्जेक्टिव के नीचे लगा के रख दिया है। वो सिर्फ नौकरियां कर रहे हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, आज़ाद अदलिया का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। और जिस अंदाज से ये बिहेव कर रहे हैं या चल रहे हैं, ये बहुत काबिल अफसोस है। ये अल्लाह के यहाँ तो ये जवाबदेही होगी, लेकिन इस मुल्क में भी होगी। आज जस्टिस मुनीर से, काजी फाइसा से बदतर किस्म की सूरत हाल का हमें सामना है। बहरहाल, ये हमारी जद्दोजहद लंबी हो जाती है या शॉर्ट होती है, हमने अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है और उससे पीछे नहीं हटना। ठीक है। और सर, ये जो जिदोजहद है, जिस तहरीक की हम बात कर रहे हैं आपसे,
इस तहरीक में किसका सहारा लिया जाएगा? खान साहब का ये बयान कि ऑपोजिशन जमातों को भी अपने साथ शामिल कर ले, तो ये कौन सी जमातें होंगी सर? मौलाना साहब का ऑप्शन तो गालिबन ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, क्योंकि उनको पहले भी आपने इंगेज करने की कोशिश की थी। इसके अलावा ANP साथ नहीं है, तो फिर किसको अपने साथ मिलाएंगे? कौन मिलेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, मौलाना साहब तो कहा था कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बाहर कभी जा ही नहीं सकते। अब नहीं पता मुझे कि वो आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन बज़ाहिर तो उनका जो रवैया, उनकी जो चीजें हैं वो सबके सामने हैं। और जो उन्होंने जुर्म 26वीं आईनी तरमीम के जरिए उसको पास करा के किया, वो कौम उनसे बहरहाल पूछेगी, सवाल करेगी। और उसके अलावा जो चीजें हैं जो आप मेरे से बात करना चाह रही हैं कि कौन सी तंजीम और ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो हमारे साथ चल सकती हैं, वो कहते हैं ना कि हमारा प्याम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। जो लोग इस काज के साथ खड़े होके अवाम की हकीकी नुमाइंदगी के लिए, अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे साथ चलना चाहते हैं, हमारी हर किसी को दावत है। लेकिन जो लोग नहीं चलना चाहेंगे, कौम उनसे पूछेगी। तो फिर भी आप सोलो फ्लाइट ले लेंगे? अपनी तहरीक किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखेंगे कि साथ कोई चल रहा है या नहीं चल रहा, राइट सर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, आपके कीमती वक्त का। आपने गुफ्तगू की हमसे इन अहम मौज़ूआत पर, जो कुछ सवालात थे, जो कुछ कन्फ्यूजन्स थी, और जो आज खान साहब का ट्वीट है उस पर हमने इनसे गुफ्तगू की। अभी हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान मोहतरम अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। उनको भी वेलकम करते हैं, गुफ्तगू करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपके कीमती वक्त का। अभी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं आपके सामने है कि खान साहब जो हैं वो खुद पैट्रन इन चीफ बन गए हैं, और उसके साथ साथ बड़ा एग्रेसिव ट्वीट भी सामने आया है। और जो गुफ्तगू उनकी बहनें जब आज उनकी मुलाकात हुई है, बाहर आके उन्होंने मीडिया से बात की है, तो वो भी बताई है कि मुझसे ये कहा गया कि 9 मई पर आप मुआफ़ी मांग लें और मौजूदा हुकूमत को आप तस्लीम कर लें। ये 2 चीज़ें मेरे सामने रखी, एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार। मैंने हर बार इनको रिजेक्ट किया है। अब भी वो मुआफ़ी नहीं मांगेंगे और अब भी वो एक्सपेक्ट करेंगे कि ये बात मानने बगैर मेरे लिए कुछ बेहतर हो सकता है। तो सर, इतनी खुद एतमादी को क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक हुकूमत को तस्लीम करने की बात है तो वो तो कई दफ़ा तस्लीम कर चुके हैं। अगर अपने आप को इंसान जो है वो खुद, जिसको कहते हैं ना सबज़ बाग में रखना, तो फिर तो उसका तो कोई हल नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आपको मालूम है कि पहले इनकी बातचीत का पहला दौर शुरू हुआ था आज से कुछ अर्सा कबल, तो फिर क्या तब तस्लीम नहीं किया था? इन्होंने तस्लीम किया था ना, तभी तो वो हुकूमत के साथ बैठे थे। याद होगा आपको, TOR जो है तय हुए थे। ये अलहदा बात है कि वो जो है बेनतीजा साबित हुई थी। जैसे कि मैंने भी इसमें शुरू में ही कहा था कि जनाब, इससे कुछ ये मजाक रात नहीं बल्कि मजाक रात हो जाएगा, और वही हुआ, मजाक रात हुए। बहरहाल, ये तो पहली बात तो तस्लीम करने की है। दूसरी बात यह है कि जब अली अमीन गंडापुर साहब आते हैं और वजीर आजम साहब के साथ बैठते हैं, तो क्या वो तस्लीम नहीं कर रहे? तो फिर वो किस वजीर आजम के साथ बैठते हैं, किसके साथ बात करते हैं, मुतालबात किससे कर रहे हैं? तो ये किसी के नाम मानने से, अभी अगर फर्ज करें मैं कहूं कि जनाब आपका टेलीविजन चैनल है ही नहीं, तो क्या उससे हकीकत तब्दील हो जाएगी? ऐसी बात नहीं। अब दूसरी बात जो है वो 9 मई के ऊपर है। क्या 9 मई का वाकया हुआ ही नहीं है? चले छोड़ें इसको, बात को छोड़ें। 9 मई का वाकया किसी ने तो किया है ना, चाहे मतलब आप मुझे बताएं। वो ये कहते हैं कि जी शायद वो नून लीग वालों ने किया। चलो भाई, नून लीग के सबूत दे दो। अदालत में क्या कोई केस लेके गए हैं कि जी ये 9 मई के वाकयात हैं और इनके हवाले से हमारे पास ये सबूत, ये शवाहिद मौजूद हैं, और नून लीग जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, या अब्दुल्ला गुल इन्वॉल्व है, या आपका जो है वो टेलीविजन इन्वॉल्व है? तो फिर ऐसा तो कोई हमने केस भी नहीं देखा कि वो लेके गए हों। हाँ, जबानी कलामी तो आप डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी जो मर्जी कहते हैं, और जबानी कलामी तो मैं अभी आपको कहूं कि तीसरी आलमी जंग जो है वो कल सुबह शुरू होने वाली है। मकसद यहाँ यह है कि 9 मई का वाकया जिसने भी किया है उसको माफी नहीं मिलेगी। 2 बातें, बड़ी बातें DJI ISPR की इसके ऊपर पहले 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ चुकी हैं, और तब हालात देखकर कुछ और थे। अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक विनिंग सिचुएशन के अंदर है। पूरी दुनिया में उसकी सिफारती कामयाबियां हो रही हैं, उसकी जो है अस्करी कामयाबी हुई, पूरी दुनिया ने देखी। हमने IMF ने उस वक्त लोन हमारा मंजूर किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जब हमारी जंग का माहौल था, जब जंग शुरू थी। जंग के दिन में
IMF जो है वो हमें अपना जो है हमारा लोन जो है वो मंजूर कर रहा था। मैं नहीं कह रहा कि लोन लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल ये मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरी जगह जो बात यह है कि इस टाइम पे PTI क्या उनकी पार्टी में इंतशार नजर आ रहा है या इत्तेहाद नजर आ रहा है, तो आपके सामने वो भी मौजूद है। अब अगर वो अपने आप को कोई भी ओहदा का नाम दे दें कि जनाब मैं ये हूं या मैं वो नहीं हूं, तो इससे क्या फर्क पड़ जाता है? देखिए, वो अगर अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव कहला लें, वो अपने आप को जो है वो बानी चेयरमैन कहला लें, वो अपने आप को चेयरमैन का ओहदा दे दें, बात तो यह है कि उन्होंने ये ओहदा क्यों लिया, नया ओहदा देने का मकसद क्या है? नए ओहदे देने का मकसद जो है बड़ा वाजे है, और अच्छा। वो एक ही बात है कि वो कहीं सेटलमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि जब से बुनियानुल मरसूस के बाद से जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल की, कल जो है वो एक बहुत बड़ा जिरगा जो है उस पे गए वजीर आजम और फील्ड मार्शल साहब, जी बिल्कुल। और दीगर जो है उससे पहले तकरीबन 3 दिन पहले आज जो आपको पता है DGI-SPR जो है वो नौजवान नस्ल के साथ उन्होंने एक कॉलेज लेवल के ऊपर इंटरेक्शन की, और बड़े वहां नारे लगे। तो ये खुद एतमादी थी। और फिर इसी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से हमने अमीर खान मुत्तकी जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ चाइना में अपने मामलात को सुधारा है, तो इससे तो एक बात बड़ी बातें नजर आ रही है कि जनाब पाकिस्तान जो रियासत है वो इस टाइम पे बेहतर पोजीशन के अंदर है। इसी तरीके से कल के जिरगे के अंदर आप देखें कि अली अमीन गंडापुर जो थे, उनके साथ बकायदा जो है वो मामला तय किए गए और NFC अवार्ड के हवाले से बात बिल्कुल जी मुलाकात हुई और NFC अवार्ड के हवाले से उनके मुतालबात को तस्लीम अब्दुल्ला किया। साहब, जो अली अमीन गंडापुर हैं, उनका किरदार को हमेशा वाज़ेह रहा है। जब भी उन्होंने भी खान साहब से मुलाकात की है जेल में, तो उन्होंने कोशिश की है कि इस्टेब्लिशमेंट के बीच में और खान साहब के बीच में जो दूरियां हैं और जो एक गर्म माहौल है उसकी कम करें थोड़ी सी हिद्दत को और उसको नॉर्मलाइज करें। वो हमेशा अपना रोल प्ले करते रहे हैं। अब भी, आज भी, कल भी उन्होंने मुलाकात की है, तो ये वाली बात तो हुई होगी खान साहब के हवाले से भी। ऐसा तो नहीं है कि उनकी ऐसी कोई मीटिंग ही नहीं हुई, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन ये जो पोलराइजेशन है, क्या ये मुल्क के हक में है इस वक्त? और दूसरी बात यह है कि जनरल फैज की आपने बात की, तो उनका फैसला तो अब जल्द आने वाला है। उस फैसले से खान साहब पर अब कितना दबाव बढ़ेगा? और ये जो एक्सेप्टेंस की बात हो रही है जिस पर खान साहब अभी भी नो बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट बोल रहे हैं, वो एब्सोल्युटली यस में तब्दील हो सकता है या नहीं? देखिए, इमरान खान साहब की एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है और वो है हमेशा यू टर्न लेना। उन्होंने कौन सी चीज है जिस पे वो उन्होंने यस नहीं बोला, आप मुझे बताइए। क्या उन्होंने पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट जारी नहीं किया इसराइल जाने के लिए 20 जनवरी 2019 को? तो ये एब्सोल्युटली नो था या एब्सोल्युटली यस था? क्या इसराइली वफ्द जो है बकौल जो बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट मौजूद है जिसमें 18 नवंबर 2018 को इसराइली तैयारा आया था और वो बड़े अहम शख्सियात से मिल के गया था, जो मैं सियासी शख्सियात की बात कर रहा हूँ, तो फिर क्या ये यस नहीं था? क्या कश्मीर के ऊपर उन्होंने ये नहीं कहा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि मैं जाते ही जो है वो कोई करूंगा? और फिर 3 मिनट की खामोशी कश्मीर के ऊपर हमने देखी, 3 जुम्मे, और बात खत्म जो है वो घड़ियां लगा के। तो क्या ये फिर इसी तरीके से उन्होंने पंजाब का डाकू कहा परवेज इलाही को, लेकिन फिर पता चला कि वो उनके वजीर आला बन गए। फिर उन्होंने जो है वो इसी तरीके से कहा कि जनाब मैं तो कभी जो है वो हुकूमत अपनी खत्म नहीं करूंगा, लेकिन फिर उन्होंने वो हुकूमत जो है हमने देखा कि कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में भी उनको जो है वो काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने मतलब आप देखें कि वो पहले वो जनरल बाजवा को क्या बोलते रहे और फिर उसके बाद उनसे बात करने के लिए तैयार हो गए। तो ये वो तमाम बातें हैं जो एब्सोल्युटली नॉट नहीं हैं बल्कि एब्सोल्युटली यस हैं। वो अमेरिका को अपना दुश्मन गर्दानते रहे, उनको हुकूमत गिराने में एक अहम किरदार जो है उनको देते रहे, लेकिन जब अमेरिका के सेनेटर्स और उनके साथ मिलकर जो है वो बाकायदा 365 मेंबर ऑफ कांग्रेस जो थे उन्होंने उनके हक में बयान दाग दिया और बाकायदा एक करारदाद मंजूर कर दी। तो ये क्या था? ये क्या एब्सोल्युटली यस था या एब्सोल्युटली नो था? लेकिन बात सीधी सी है कि वो
बिल्कुल ये अपना वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अच्छा। ग्राउंड रियलिटीज इसके बरक्स हैं। उनकी पार्टी जो है वो बुरी तरीके से टूट फूट का शिकार है। उनकी पार्टी के अंदर जो है मसाइल आ रहे हैं। उनकी जो स्ट्रीट पावर है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है और उनको ये नजर आ रहा है। पहले तो उनका ये ख्याल था कि ये हुकूमत जो है कुछ अरसे जो है वो चल पड़ेगी, लेकिन और उसके बाद गिर जाएगी, लेकिन जब से नहीं, ये अभी उनको अभी नजर अब्दुल्ला आया है साहब, कि अगर खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं भी लेकर आते ना ये लोग, तो उनकी हुकूमत उस वक्त वैसे ही खतरे में थी, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। और अब खान साहब का ये स्टेटमेंट आ रहा है, जो आज का उनका ट्वीट है कि तहरीक इंसाफ को किसी की जरूरत नहीं है, आपको हमारी जरूरत है, मुल्क को तहरीक इंसाफ की जरूरत है। अभी तक वो इसी स्टांस पर हैं। और जहां तक आपने यू टर्न की बात की कि वो यू टर्न लेते हैं, तो इस तहरीक में जब वो सारी ऑपोजिशन जमातों को दावत दे रहे हैं कि आए हमारे साथ चले, तो अगर वो यू टर्न ही लेते रहेंगे और यही उनका एटीट्यूड और बिहेवियर रहेगा, तो फिर कौन चलेगा उनके साथ, कौन एतबार करेगा इन पर? आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। इसी वजह से यू टर्न लेने की वजह से, बार बार इस किस्म के यू टर्न लेने की वजह से, तोशाखाना के मामलात को देख लें, आप बुशरा बीबी के मामलात देख लें, इसके ऊपर उनकी पार्टी के अंदर जो उनके चाहने वाले लोग थे उनके ऊपर एक बहुत उनका एतमाद जो है उसको ठेस पहुंची है। ये एक हकीकत है, क्योंकि पहले तो ये कहा जाता था ना कि वो बहुत ईमानदार हैं, लेकिन मसला यहाँ यह है कि आज उनके जो वोटर है, सपोर्टर है, वो ये जस्टिफाई कर रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब ने अगर मर्सिडीज ली थी, जरदारी साहब के अगर लोगों ने हार लिए थे, तो फिर हमने भी जो है वो घड़ी ले ली। अब ये तो जस्टिफिकेशन नहीं है ना। किसी ने 10 लाख रुपए लिए, मैंने जनाब 1 लाख रुपए ले लिया, या मैंने हाँ, क्योंकि आपने जो है वो किसी को गाली दी तो इसलिए ये जस्टिफिकेशन है कि मैंने भी दे दी। इसलिए जो इमरान खान साहब हैं, वो उनकी आदत है माफी के साथ यू टर्न को मैं तो थूक के चाटना कहता हूं। और ना अल्लाह ताला ने यू टर्न लिया, ना कुरान पाक ने यू टर्न लिया, और ना 1,24,000 पैगंबरों में से किसी ने यू टर्न लिया, और ना ही कोई मजबूत लीडर यू टर्न लिया करते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि वो जरूर यू टर्न लेंगे। वो अब एस्टेब्लिशमेंट से जो है वो तरले मिन्नते कर रहे हैं, मुझे इस बात का बहुत इल्म है। और वो किस लेवल तक करना चाह रहे हैं, मतलब एक जमाना था जब वो किसी जनरल ऑफिसर से बात करना चाहते थे, आज वो मेजर और कप्तान के लेवल पे भी बात करने के लिए तैयार है। लेकिन इस टाइम पे क्या फौज तैयार है? क्या 9 मई के ऊपर माफी मांगे बगैर मामलात आगे चलेंगे? आई एम सो सॉरी, 9 मई के ऊपर माफी मांगे बगैर, और सिर्फ माफी नहीं बल्कि वो लोग जो उसके अंदर मरकजी किरदार थे वो सजाएं हासिल करेंगे। सजाएं हासिल करने के बाद जो पीछे बचा खुचा होगा उनको सियासत करने की इजाजत दी जाएगी। और ये मेरे ख्याल में रियासत का एक मजबूत फैसला है और ये अटल फैसला है। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपके कीमती वक्त का गुफ्तगू कर रहे थे और उनका यही कहना था कि 9 मई से पीछे नहीं हटा जाएगा, क्योंकि 9 मई एक रेड लाइन है और जब तक जो उसमें लोग मुलव्वस हैं वो मुआफ़ी नहीं मांग लेते और उसके साथ साथ वो सज़ाएं नहीं भुगत लेते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में कुछ मुल्जिमान को सज़ाएं भी दी गई हैं, जिसमें एक MNA भी शामिल है, और इसके साथ साथ जो बाकी बचे कुछ जो इसके अंदर मुलव्वस हैं उन तमाम लोगों को सज़ाएं भी मिलेगी। और बानी की जहाँ तक बात हो रही है, पैट्रन इन चीफ की जहाँ तक बात हो रही है, उनको भी ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये हुआ था, इसकी प्लानिंग की गई थी, और वो उसके अंदर किस हद तक मुलव्वस रहे ये वो खुद बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन ये एक्सेप्ट किया ही नहीं जा रहा, ये माना ही नहीं जा रहा, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो ये तस्लीम कर लेंगे, मान लेंगे, तो ये खुद उनके लिए एक बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा होगा। ये बहुत बड़े खतरे की घंटी होगी कि अगर वो खुद अपने मुंह से मान लें। कोशिश यही की जा रही है कि तस्लीम कर लें, लेकिन तस्लीम नहीं किया जा रहा। उनकी जानिब से ये मुतालबा रखा जा रहा है कि आप इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, किसने ये प्लान किया, कैसे ये एग्जीक्यूट हुआ। हम इसके अंदर शामिल नहीं थे, लेकिन जो हालात थे उस वक्त के वो बिल्कुल डिफरेंट थे। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे शो से। शो का वक्त खत्म हो, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।